हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं विकास चौधरी। आज फिर मैं एक बार आपके सामने हस्तकला का जो पेंडिंग चैप्टर है अपना लेकर, और आज के वीडियो के अंदर आपकी हस्तकला है वो कंप्लीट हो जाएगी। और जो रह जाएगा हस्तकला के अंदर कुछ वन लाइनर जो पर्सन बनते हैं वो क्वेश्चन आपके पीडीएफ के माध्यम से आपको अवेलेबल करवा दूंगा। ठीक है, तो अभी अपने हस्तकला शुरू करेंगे। और हमारा जो चैनल है ऑनलाइन स्टडी हब, उस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। उसके अलावा यदि मैं मेरी बात करूं तो भादरा में प्रीत कोचिंग इंस्टीट्यूट है, वहां मैं पढ़ाता हूं। यहां से शुरू करते हैं। अभी देखिए हस्तकला, तो हस्तकला में कल कुछ हो गया था, तो आज अपने हस्तकला के अंदर करेंगे जो सर्वप्रथम अपने नंबर एक बात करते हैं अपने प्रिंट से संबंधित। तो नंबर पहले देखेंगे अपने दाब्बू प्रिंट। कौन सा प्रिंट है? दाब्बू प्रिंट। दाब्बू दाब्बू प्रिंट कला, इसके बारे में अपने पढ़ेंगे। तो प्रिंट या दाब्बू प्रिंट है, इसकी बात करें तो दाब्बू का मतलब होता है कपड़े पर रंगों को, ये कोई कपड़ा है, इस कपड़े पर रंगों को, यानी दाब्बू का अर्थ क्या है? कपड़े पर रंगों को दबाकर रोकना, दबाकर रोकना। कपड़े पर रंगों को दबाकर रोकना ही क्या कहलाता है? दाब्बू कहलाता है। कपड़े पर रंगों को दबाकर रोकना ही क्या कहलाएगा? दाब्बू कहलाएगा। अब दाब्बू के अंदर देखें अपने कौन कौन सा है। तो दाब्बू की बात करें तो यहां आएगा अपना नंबर एक, देखिए मोम का दाब्बू। मोम का जो दाब्बू है ये आएगा। दूसरी बात करें तो यहां देखना नंबर दो, गेहूं के बिद्दण का दाब्बू। गेहूं के बिद्दण, बिद्दण यहां बीज को कहेंगे। गेहूं के बिद्दण का दाब्बू, इसे कहते हैं सांगानेरी प्रिंट या सांगानेरी दाब्बू कह सकते हो, सांगानेरी प्रिंट भी कह सकते हो। नंबर तीन है वो है आपका यहां बालू का दाब्बू। बालू का दाब्बू, इनके बारे में पढ़ना है अपने। अब देखिए पढ़ना क्या है, ये हो गया अपना। तो सुनो, दाब्बू होता क्या है? कपड़े पर जो रंग है, रंग को दबाकर रोकना ही क्या कहलाता है? दाब्बू कहलाता है। दाब्बू कई प्रकार के प्रसिद्ध है, जैसे फॉर एग्जांपल बताऊं मोम, तो मानो कपड़े पर यहां लाल रंग करना है, यहां नीला है, यहां मान के चलो आपका पीला हो गया, हरा हो गया, विभिन्न प्रकार के रंग है। ये कपड़े को रंगना है तो क्या करेंगे? जैसे मोम की सहायता से लाल को दबा देंगे तो नीला मिक्सअप नहीं होगा, पीला मिक्सअप नहीं होगा, हरा इसके अंदर मिश्रित नहीं होगा। इतने भाग में कलर किया, इस कलर को मोम की सहायता से दबा दिया तो क्या हो जाएगा? मोम का दाब्बू। जब इसे गेहूं के बीजों में दबा दिया जाता है तो वो क्या कहलाता है? गेहूं के बिद्दण का दाब्बू या सांगानेरी प्रिंट। और तीसरा बालू का दाब्बू, या इसे ही कहते हैं अपने बालू, मिट्टी होती है तो मिट्टी का दाब्बू भी कहते हैं। मिट्टी का दाब्बू, जब कपड़े पर रंगों को मिट्टी की सहायता से दबाकर रोका जाता है तो क्या कहलाएगा? मिट्टी का दाब्बू कहलाएगा। दोबारा देखना, नंबर एक दाब्बू प्रिंट था, कपड़े पर रंगों को दबाकर रोकना क्या कहलाता है? दाब्बू कहलाता है। मोम से दबाएंगे तो मोम का दाब्बू हो जाएगा, गेहूं के बीजों से दबाएंगे तो गेहूं के बिद्दण का दाब्बू हो जाएगा, बालू मिट्टी से या मिट्टी से दबाएंगे तो क्या हो जाएगा? बालू का दाब्बू हो जाएगा। यानी मान के चलो आप कोई कपड़ा है, कोई कपड़े के ऊपर कोई कलर करना है, हमने समझा दिया था आपको। कपड़े पर रंगों को दबाकर रोकना ही क्या कहलाता है? दाब्बू कहलाता है। दबाकर रोकना ही क्या कहलाएगा? दाब्बू। फॉर एग्जांपल ये दोबारा मैं फिर बता रहा हूं, कोई कपड़ा है, यहां लाल करना है और यहां आपका पीला कलर करना है। तो अब इसमें क्या करेंगे? लाल रंग को मोम से दबा दिया तो दूसरा कलर इसके अंदर मिक्सअप नहीं होगा, तो ये क्या कहलाता है? दाब्बू। इसी प्रकार इसे बालू से दबा देंगे तो बालू का दाब्बू।
गेहूं के बीजों से दबा देंगे तो गेहूं के बीजों का दाबू। अकेला दाबू पूछे, दाबू प्रिंट कहाँ का प्रसिद्ध है, दाबू पूछ ले आपसे भी, दाबू प्रिंट है वो कहाँ का प्रसिद्ध है, तो दाबू जो अपना आएगा मुख्य रूप से जयपुर का प्रसिद्ध है। कहाँ का प्रसिद्ध है, जयपुर का प्रसिद्ध है। अब देखो नंबर 1 बात करें मोम का दाबू, तो मोम की सहायता से कपड़े पर रंगों को दबाकर रोकना क्या कहलाता है, मोम का दाबू कहलाएगा। क्या कहलाएगा अपना, मोम का दाबू। अब ये मोम का दाबू कहां का प्रसिद्ध है, मोम का दाबू आपका सवाई माधोपुर का प्रसिद्ध है। कहां का प्रसिद्ध है, सवाई माधोपुर का। दोबारा लिखने की जरूरत ही नहीं है। गेहूं के बिदन का दाबू कहां का प्रसिद्ध है, अन्य नाम सांगानेरी प्रिंट, तो ये कहां का प्रसिद्ध हो गया आपका, सांगानेर जयपुर का, सांगानेर जयपुर का प्रसिद्ध है। नंबर 3 बालू का दाबू या मिट्टी का दाबू, बै से बालू और बै से बालोत्रा, तो बालोत्रा कहां पड़ता है अपना, बाड़मेर में, बालोत्रा बाड़मेर। मिट्टी का दाबू या बालू का दाबू कहां का प्रसिद्ध है, बालोत्रा बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बालोत्रा की अन्य बात करें तो लूणी नदी यहीं से खारी हो जाती है, यहाँ भूमि के अंदर जो लवण की मात्रा ज्यादा पाई जाती है तो यहां से लूणी नदी का पानी क्या हो जाता है, खारा हो जाता है बालोत्रा बाड़मेर से। उसके अलावा बालोत्रा बाड़मेर की और बात करें तो हमने एक पहले कला पढ़ी थी, कौन सी पढ़ी थी, मिरर वर्क, वो भी कहां का है, बालोत्रा बाड़मेर का है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये है दाबू प्रिंट, यानी कपड़े पर रंगों को दबाकर रोकना, मोम की सहायता से रोकना, गेहूं के बीजों की सहायता से रोकना, या बालू की सहायता से रोकना, या मिट्टी की सहायता से रोकना, ये क्या कहलाता है, दाबू कहलाता है। कहां कहां का प्रसिद्ध है मैंने लिख दिया, एक बार इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट आगे देखेंगे। नेक्स्ट 2 प्रिंट आते हैं अपने प्रिंट कला के अंदर ही है। नंबर 1 अजरक प्रिंट, और दूसरा अपने पढ़ेंगे मल्लीर प्रिंट। अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट, अजरक प्रिंट और मल्लीर प्रिंट। अब देखो अजरक प्रिंट है और दूसरा कौन सा है, मल्लीर प्रिंट, ये दोनों ही कहां के प्रसिद्ध है, दोनों की बात करें तो बाड़मेर के। अजरक और मल्लीर प्रिंट दोनों कहां के प्रसिद्ध है, बाड़मेर के। अजरक को याद रखोगे आप, अनिल, ए नी और ले, ऐसे हो गया आपका अजरक प्रिंट, नी से हो गया नीला रंग और ले से हो गया लाल रंग। यानी अजरक प्रिंट कलर पूछा जाता है कौन सा होता है अजरक प्रिंट में, नीला व लाल होता है। कलर कौन सा होता है इसमें, नीला व लाल। और कहां के प्रसिद्ध है ये, बालोत्रा के, बालोत्रा, बालोत्रा कहां पड़ता है आपका, बाड़मेर में। दूसरा मल्लीर प्रिंट, मल्लीर प्रिंट में एक ही रंग आता है कौन सा, काला, या इसको बोलते हैं कत्थई रंग। काले या कत्थई रंग का प्रयोग कौन से प्रिंट में होता है, मल्लीर प्रिंट में। दोबारा देख लेना, अजरक में याद रखोगे अनिल, अनिल से याद क्या रखना है, ऐसे अजरक, नी से नीला और ले से लाल रंग होता है अजरक प्रिंट में। और मल्लीर प्रिंट में काला या कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है। और दोनों ही कहां के प्रसिद्ध है आपके, बाड़मेर से। कहां के प्रसिद्ध है, बाड़मेर के। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। नेक्स्ट अपने चलते हैं आगे। इसके अलावा आपका एक आएगा जाजम प्रिंट, जाजम प्रिंट, और एक आएगा बगरू प्रिंट। अब जो बगरू प्रिंट है ये कहां का प्रसिद्ध है, बगरू जयपुर का प्रसिद्ध है, बगरू जयपुर। इसके अंदर कलर कौन सा होता है, इसके अंदर काला व लाल,
जाजम जो प्रिंट है, जाजम प्रिंट में कलर की बात करें तो यहां काला, लाल प्लस हरा, काला लाल प्लस क्या होता है, हरा। बगरू प्रिंट, बगरू जयपुर का काला व लाल रंग होता है। जाजम प्रिंट, इसमें क्या रंग कौन सा होता है, काला, लाल व हरे रंग का प्रयोग इसके अंदर किया जाता है। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। जाजम प्रिंट है ये आपका अकोला, अकोला स्थान कहां पड़ता है आपका, चित्तौड़ में। कहां पड़ता है, चित्तौड़, यहां का प्रसिद्ध है ये, और लिख लेना, और ये स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। बगरू कहां का, जयपुर का। ठीक है जी, नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं। देखिए आपका दाबू हो गया, और ये प्रिंट कला के अंदर ये हो गया। नेक्स्ट अपने आज बात करेंगे पोट्री। पोटरी, पोट्री का मतलब क्या होता है, पोट्री का मतलब होता है चीनी मिट्टी। चीनी मिट्टी की सहायता से चीनी मिट्टी की सहायता से चीनी मिट्टी की सहायता से बर्तन बनाना, या इसे अपने कहते हैं जैसे फूलदान वगैरह जो होते हैं आपके, जैसे जो अचार रखने वाला एक पोट होता है, यानी पोट का निर्माण करना, गमलों का निर्माण करना, चीनी मिट्टी की सहायता से बर्तन जो बनाना है या फूलदान बनाना है, ये सारा किसके अंदर आता है, पोट्री कला के अंदर। कौन सी मिट्टी होगी इसके अंदर, चीनी मिट्टी होगी। कौन सी मिट्टी होगी, चीनी मिट्टी। अब बात करें पोट्री कला के अंदर प्रसिद्ध है आपकी नंबर 1, देखो 3 पोट्रियां आएगी। पोट्रियां कितनी प्रसिद्ध होगी आपकी, 3। नंबर 1 की बात करें तो ये आपकी रहेगी ब्लू पोट्री। ब्लू मतलब नीला रंग। फिर रहेगी आपकी ब्लैक पोट्री, और ये जो ब्लैक पोट्री या काली पोट्री यानी काला रंग। फिर रहेगी आपकी कागदी पोट्री, कागजी भी कह सकते हो या कागदी भी कह सकते हो, या इसी को कहते हैं डबल कट, डबल कट वर्क पोट्री भी कहते हैं, डबल कट वर्क पोट्री भी कहते हैं। अब इसकी बात करें अपने ब्लू पोट्री या जो पोट्री कला है, ये जो पोट्री है ब्लू पोट्री, तो इसमें देखना ब्लू पोट्री का जन्म कहां हुआ, पर्सिया में। कहां हुआ था इसका जन्म, पर्सिया ईरान में। और पर्सिया ईरान से इसे राजस्थान में कौन लेके आया, राजस्थान की बात करें ब्लू पोट्री की, तो राजस्थान में इसे कौन लेके आया था, मानसिंह, मानसिंह प्रथम। अब ब्लू पोट्री है, इसका सर्वाधिक विकास की बात करें या स्वर्ण काल भी आप कह सकते हो, सर्वाधिक विकास या जो स्वर्ण काल है वो किसके काल को मानेंगे, राम सिंह के काल को, स्वाई राम सिंह के काल को। ठीक है, सर्वाधिक विकास या क्या हो गया आपका स्वर्ण काल, किसके काल को माना गया, महाराजा राम सिंह के काल को। ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, तो आपको पता ही है कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। ब्लू पोट्री कहां की प्रसिद्ध है, जयपुर की। और इसका जो प्रसिद्ध कलाकार है उसकी बात करें, ब्लू पोट्री का प्रसिद्ध कलाकार ये कौन है भी सभी को पता है, कृपाल सिंह, कृपाल सिंह शेखावत, कृपाल सिंह शेखावत, जिन्हें ब्लू पोट्री का जादूगर कहते हैं। प्रसिद्ध कहां की होगी, जयपुर की। ब्लू पोट्री यानी नीला रंग, रंग कैसा आ जाएगा, नीला रंग है। पर्सिया ईरान की प्रसिद्ध है, सॉरी मूल स्थान है या उद्गम कहां से हुआ था इसका, देखिए उद्गम कहां से हुआ था, तो पर्सिया ईरान से हुआ था। राजस्थान में मानसिंह प्रथम लेकर आया, कौन लेकर आया, मानसिंह प्रथम लेकर आया था।
सर्वाधिक विकास या स्वर्ण काल राम सिंह के काल को कहा जाता है। प्रसिद्ध है जयपुर की प्रसिद्ध कलाकार कृपाल सिंह शेखावत। नेक्स्ट रहेगी आपकी ब्लैक पोट्री, तो यहां वही चीनी मिट्टी वाला प्रोग्राम, लेकिन प्रसिद्ध कहां की है ब्लैक पोट्री? कोटा की। कहां की प्रसिद्ध? आपकी कोटा की। फिर आ गई आपकी कागजी पोट्री या डबल कट वर्क पोट्री। इसके अंदर क्या करेंगे? कागज की लुगदी प्लस चीनी मिट्टी, कागज की लुगदी और मिलाएंगे क्या? चीनी मिट्टी, फिर मर्तबान वगैरह बनाएंगे। चीनी मिट्टी, कागज की लुगदी, और ये डबल कट वर्क पोट्री या कागजी पोट्री है, ये आपकी कहां की प्रसिद्ध है? ये देखो अलवर की प्रसिद्ध है। कहां की प्रसिद्ध है? अलवर की। तो दोबारा देख लेना, पोट्री कला की बात करें तो चीनी मिट्टी की सहायता से बर्तन, फूलदान, मर्तबान बनाना क्या कहलाता है? पोट्री कहलाता है। पोट्री कितने प्रकार की है? 3 प्रकार की रहेगी अपनी। कौन कौन सी? ब्लू पोट्री, ब्लैक पोट्री, कागजी पोट्री या कागदी पोट्री या डबल कट वर्क पोट्री। कागजी, कागज की लुगदी प्लस चीनी मिट्टी कहां की प्रसिद्ध रहेगी? अलवर की रहेगी। फिर ब्लैक पोट्री कहां की है? कोटा की है। और उसके बाद में बात करें ब्लू पोट्री, उद्गम स्थान पर्सिया ईरान है। राजस्थान में मानसिंह प्रथम लेकर आया था। सर्वाधिक विकास या स्वर्ण काल महाराजा राम सिंह का काल है। और प्रसिद्ध कहां की है? जयपुर की। प्रसिद्ध कलाकार कौन है? कृपाल सिंह शेखावत, जिसे ब्लू पोट्री का जादूगर भी कहते हैं। तो ये आपका हो गया, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक देखो मोलेला कला आपकी प्रसिद्ध है, मैंने बताया था। तो जो मोलेला गांव है उसका प्राचीन नाम यदि पूछ ले तो जयगढ़ था, भी ध्यान रखना। मोलेला जो गांव था उसका प्राचीन नाम क्या था? मोलेला। बता चुका हूं मैं, ये पढ़ा चुका हूं। मोलेला, मोलेला गांव का प्राचीन नाम, टेरिकोटा कला है ये। मोलेला गांव का प्राचीन जो नाम था वो क्या था? याद करके लिख लेना आप। प्राचीन नाम था जयगढ़। जयगढ़ नहीं आएगा, जयगढ़ आएगा। जयगढ़ कहा जाता था मोलेला को, तो ये नोट कर लेना। ये होगी अपनी पोट्री होगी। अजरक प्रिंट हो गया, मलीर प्रिंट आपको मैंने करवा दिया। उसके अलावा जाजम बता दिया था, बगरू प्रिंट मैंने आपको बता दिया था। एक सीधा सा प्रश्न पूछा जाता है, डूंगर शाही ओढ़नियां किसके तहत बनाई जाती है? तो बातिक कला के तहत। नेक्स्ट लिख देना, डूंगर शाही ओढ़नी। सीधा ही प्रश्न पूछा जाएगा, डूंगर शाही ओढ़नी कौन सी कला के तहत है? डूंगर शाही ओढ़नी बातिक कला। जो मोम वाली मैंने बताई थी वार्तिक कला, बातिक या वार्तिक कला, तो ये लिख लेना आप। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें तो हस्तकला के अंदर हमारा जो रह गया, तो यहां एक शब्द आता है कावड़। कावड़ कहां की प्रसिद्ध है? बस्सी, चित्तौड़ की। बस्सी, चित्तौड़ की। कावड़ को क्या कहा जाता है? इसे रनिंग टेम्पल भी कहते हैं। रनिंग टेम्पल या चलता फिरता मंदिर। चलता फिरता मंदिर प्रसिद्ध मैंने बता ही दिया। कावड़ के जो कलाकार होते हैं या कावड़ को गाने वाले जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? कावड़िए। क्या कहलाएंगे? कावड़िए। और इनकी जाति क्या होती है? भाट जाति से संबंधित होती है। भाट होते हैं। जाति क्या होती है? भाट। एक तो कावड़ आ गया। दूसरा हमारा आएगा देवान या बेवान भी कहते हैं। इसे कहा जाता है मिनिएचर वुड टेम्पल। मिनिएचर वुड टेम्पल। और वैसे ये होता कावड़ का ही रूप है। किसका रूप होता है? कावड़ का रूप। ये लिख लीजिए।
इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, फिर आगे चलते हैं। देवान या बेवान मिनिएचर वुड टेम्पल कावड़ का ही रूप है। कावड़ बस्सी चित्तौड़गढ़। रनिंग टेम्पल या चलता फिरता मंदिर। कलाकार या इसको गाने वाले क्या कहलाते हैं? कावड़िए, जो भाट जाति से होते हैं। अब ये होता क्या है, गांव के अंदर आपने देखा होता है कई बार बैलगाड़ी के पीछे एक मंदिर जोड़ कर लेके आते हैं और वो मूर्ति लगी होती है लकड़ी का मंदिर, ये क्या कहलाता है? कावड़ कहलाता है। इसी का दूसरा रूप क्या है? देवान और बेवान है। ठीक है भी, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे मांडना। मांडना या ये इस प्रकार भी लिख सकते हो आप, मांडना। मांडना का अर्थ क्या होता है? चित्र बनाना। मांडना का मांडना मतलब ही क्या है? चित्र। दीवार पर बने हुए चित्र क्या कहलाते हैं? मांडने। अब ये मांडना कला कहाँ की प्रसिद्ध है? राजस्थान की। भारत में कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान। मांडना कला है, इसको रंगोली भी कहते हैं, थोड़ा सा अलग होगा। बाकी रंगोली कहाँ कहते हैं इसे? महाराष्ट्र में। इसे अल्पना कला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पना कला। कहाँ कहते हैं इसे? पश्चिमी बंगाल में। पश्चिमी बंगाल में इसे क्या कहेंगे? अल्पना कला, मांडना को। और राजस्थान में मांडना यानी जैसे बात करें अपने तो बच्चे के जन्म पर साथिया बनाया जाता है। और ये साथिया क्या है? सबसे छोटा मांडना है, ध्यान रखना। सबसे छोटा मांडना। अब साथिया आपको पता ही है, ये वाला उल्टा सीधा जो भी बन गया, इस प्रकार के मांडने बनाए जाते हैं बच्चे के जन्म पर, होली के अवसर पर। होली के अवसर पर कौन सा? 4 दिशाओं वाला। 4 दिशाओं वाला मांडना बनाया जाता है। उसके अलावा बता दें जन्म मरण परण का त्योहार होली के दिन कहाँ मनाया जाता है? जयपुर में, पता ही आपको। उसके अलावा राजस्थान में प्रसिद्ध मांडना कौन सा है? तो ये आपका हो जाएगा पगली। पगली जो विभिन्न मांगलिक अवसरों पर बनाए जाते हैं। घरों में आपने देखा होगा, कच्चे घरों के अंदर, घरों के बाहर गोबर की सहायता से साकिया बना दिया जाता है, कलश बना दिया जाता है, कई बार उनके अंदर शीशे वगैरह भी लगा दिए जाते हैं। तो ये क्या है? मांडने हैं। ये क्या है? मांडने हैं। तो मांडना कहाँ का प्रसिद्ध है? राजस्थान का प्रसिद्ध है, मैंने बता दिया। इसे रंगोली महाराष्ट्र में कहते हैं, अल्पना कला पश्चिमी बंगाल में कहते हैं। बच्चे के जन्म पर साथिया जो सबसे छोटा मांडना है। होली के अवसर पर 4 दिशाओं वाला मांडना है। प्रसिद्ध मांडना जिसे पगलिया कहते हैं, रामदेव जी के पगलिए। ये लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट एक शब्द आता है गोदना। सबसे ज्यादा गोदना कौन सी जाति में प्रचलित है? मीणा। कौन सी जाति में? मीणा। और मीणा जाति में प्रचलित है गोदना। गोदना क्या होता है? शरीर पर टैटू बनवाना, समझ गए? आजकल लड़कियां अठे बनवा ले, तिंगरी बनवा ले, अठे यहाँ, तो ये सारा क्या है? गोदना। और गोदने गुदवाने की शौकीन कौन सी महिलाएं हैं? मीणा जाति की महिलाएं। कौन सी जाति की महिलाएं? मीणा जाति की महिलाएं। तो गोदना क्या है? शरीर पर टैटू, समझ गया? कुछ कुछ कहना तेरा टैटू, ध्यान रखना। उसके अलावा नेक्स्ट बात करें महावर। महावर
तो मेहंदी के जो थापे होते हैं, मेहंदी के थापे क्या कहलाते हैं? महावर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? महावर। जी हाँ, टाबर हो जाए तो टाबर होने के बाद में बुआ हुआ गुड़ बांटेगी, थापो हाथ मेहंदी करके चेपेगी बाद में पास के क्या मेहंदी के थापे बनवाना यानी महावर। अब बुआ तैयार ही रहे, इन्हें ब्याह में तैयार रहे नेग लेन भी, और इन्हें टाबर हो जाए पहला बुआ हुआ जन फटाक देनी चेपेगी। ठीक है, तो मेहंदी महावर, मेहंदी के तापे क्या कहलाते हैं? महावर कहलाते हैं। मेहंदी की बात करें तो सोजत पाली की प्रसिद्ध है, सभी को पता है। मेहंदी कहां की प्रसिद्ध है? सोजत पाली की। मेहंदी प्रसिद्ध कहां की है? सोजत पाली की। और दूसरी बात करें तो मेहंदी यानी लाल सुरख मेहंदी, लाल सुरख, लाली देखड़ में गई जित देखो तित लाल, ध्यान रखना, लाल सुरख मेहंदी ये कहां की प्रसिद्ध है? गिलुंड राजसमंद की। कहां की प्रसिद्ध है? गिलुंड राजसमंद की क्या प्रसिद्ध है? लाल सुरख मेहंदी प्रसिद्ध है। ध्यान रखना कहां की? गिलुंड राजसमंद की। और एक नया प्रश्न जो आपका बनेगा, ध्यान रखना, तो नया प्रश्न क्या है इसके अंदर यह है, कौन सी जाति की महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती? तो बिस्सा जाति की महिलाएं। कौन सी जाति की महिलाएं? बिस्सा जाति की जो महिलाएं होती है वो क्या नहीं लगाती? मेहंदी नहीं लगाती। बिस्सा जाति की महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती। क्या नहीं लगाती? मेहंदी नहीं लगाती। बिस्सा जाति की महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती। तो महावर मेहंदी के थापे प्रसिद्ध सोजत पाली की, लाल सुरख मेहंदी गिलुंड राजसमंद की। बिस्सा जाति की महिलाएं मेहंदी नहीं लगाती। कि बिस्सा महिला थी, उसने अपने कटे हुए हाथ भेजे थे मेहंदी से रंगे हुए अपने पति को, तभी से बिस्सा जाति में प्रचलित होगी कि मेहंदी नहीं लगाएगी दुल्हन। ध्यान रखना, ठीक है। तो ये आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट जो अपनी कला आएगी वो आएगी गोटा। क्या आएगी? गोटा। गोटा ये मूंगफली वाला गोटा भी नहीं है, नारियल वाला भी गोटा नहीं है। गोटा होता क्या है? मोस्टली लड़कियों को पता है गोटा क्या होता है। गोटा गै गमला टमाटर आ की मात्रा गोटा। गोटा क्या होता है? अब देखो गोटा प्रसिद्ध पूछ ले तो ये राजस्थान में इसका सबसे जो प्रसिद्ध केंद्र है नंबर 1 पर पूछ ले तो खंडेला। और खंडेला क्या है? सिक्कर में है। खंडेला कहां है? सिक्कर में। दूसरी बात करें तो बिनाए अजमेर। बिनाए अजमेर का प्रसिद्ध है गोटा। क्या लो? गोटा लोगे? खंडेला सिक्कर का, बिनाए अजमेर का। और तीसरा केंद्र पूछ लिया जाए तो लिख देना जी जयपुर। कहां का प्रसिद्ध है गोटा? जयपुर का। सबसे प्रसिद्ध पूछे तो खंडेला सिक्कर 1 नंबर, 2 नंबर बिनाए अजमेर, 3 नंबर जयपुर। अब गोटा क्या होता है? कपड़े के ऊपर, चुनरी के ऊपर जो जरी की कढ़ाई की होती है, जरी के बने हुए चित्र क्या है? गोटा है। जरी के चित्र बने होते हैं कपड़ों पर, वो क्या कहलाते हैं? गोटा। तो गोटा है क्या? कपड़े पर बने हुए जरी के तारों के चित्र। जरी का तार होता है ना, एक सुनहरे रंग का तार, समझ गए थे? तो जरी के चित्र, कपड़े पर जरी की कढ़ाई या जरी के चित्र, जी हम मोरियो मांड दियो, तो मांड दियो, कोई फुलकारी बन जी, कोई किसी कारी बन जी। तो ये क्या है? कपड़े पर बने हुए जरी के चित्र क्या होते हैं? गोटा होते हैं। क्या होते हैं? गोटा। और गोटे का प्रसिद्ध केंद्र खंडेला, सिक्कर, बिनाए अजमेर और जयपुर है। अब सुनो, नेक्स्ट बात करते हैं गोटे के प्रकार। कितने प्रकार का होता है? तो गोटा देखना, लप्पा, ध्यान से लिखना, कुछ और मत लिख देना, लप्पी, किरण, बांकुड़ी, गोखरू। गोखरू एक आभूषण भी है, गोखरू एक खरपतवार भी है, और गोखरू एक गोटे का प्रकार भी है। ध्यान रखना, गोखरू, लप्पा, लप्पी, किरण, बांकुड़ी, गोखरू, झालर,
ये क्या है, गोटे के प्रकार है। ये क्या है, गोटे के प्रकार। लप्पा थोड़ा बड़ा चित्र होगा, लप्पी थोड़ा छोटा चित्र होगा। लप्पा, लप्पी, किरण, बांकुड़ी, गोकरू और झालर, ये सारे क्या है, गोटे के प्रकार है। ध्यान रखना। तो सीधा ही प्रश्न पूछ लिया जाता है, लप्पा, लप्पी, किरण, बांकुड़ी, गोकरू, झालर क्या है, गोटे के प्रकार है। अब देखो इसी के अंदर एक शब्द आएगा मुकेश। कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों की कढ़ाई, छोटी छोटी बिंदियों की कढ़ाई क्या कहलाती है, मुकेश कहलाती है। क्या कहलाती है, मुकेश। फिर आएगा धनक। कपड़े पर अब कई बार ये देखो चुन्नी पर नहीं सादगी, चौकोर, चौकोर बिंदियों की कढ़ाई। कपड़े पर या चुन्नी पर चौकोर बिंदियां, बिंदियां चमकेगी। पहला पढ़ लो, बाद में चमकेगी नहीं, कौन चमके, ध्यान रखियो। बिंदियों की कढ़ाई, नहीं तो गोबरा बटलियां तैयार है, बिंदिया बांधिया की कौन चमके, ध्यान रखियो। धनक। कपड़े पर चौकोर बिंदियों की कढ़ाई क्या कहलाती है, धनक कहलाती है। अब ध्यान रखना, गोटा है यानी कपड़े पर जरी की कढ़ाई क्या कहलाता है, गोटा। तो अब ध्यान रखना, गोटे का एक प्रकार प्रसिद्ध है जिसे कहते हैं नक्शी का गोटा। ध्यान रखना। अब जो गोटा है, गोटे में जो तार होता है, जरी का तार, कौन सा तार, जरी का तार, इसे क्या कहते हैं, कल्ला बत्तू कहते हैं। क्या कहते हैं, कल्ला बत्तू। और बादला एक शब्द आएगा, जिस यंत्र से इस जरी के तार को कपड़े में डालकर तार को खींचते हैं, तो जरी की कढ़ाई करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, बादला। बादला क्या है, जरी की कढ़ाई करने वाला, करने वाला यंत्र। ये क्या है, बादला है। जरी का तार यानी जो रंग कैसा होता है इसका, सुनहरे रंग का जो तार होता है वह क्या कहलाता है, कल्लाबत्तू। और बादले की सहायता से जरी की क्या करते हैं, कढ़ाई, यानी कढ़ाई करने वाला यंत्र क्या है, बादला। तो ये आपका गोटा हो गया। भी ध्यान रखना दोबारा, गोटा 3 के अंदर प्रसिद्ध है, खंडेला, सीकर, भिनाय, अजमेर, जयपुर। गोटा है क्या, कपड़े पर जरी की सहायता से बनने वाले चित्र क्या है, गोटा है। अब गोटे कपड़े पर बने हुए जरी के चित्र, प्रकार लप्पा, लप्पी, किरण, बांकुड़ी, गोकरू, झालर। मुकेश कपड़े पर छोटी छोटी बिंदियों की कढ़ाई क्या कहलाती है, मुकेश। धनक कपड़े पर चौकोर बिंदियों की कढ़ाई क्या कहलाएगी, आपकी धनक कहलाएगी। उसके बाद में बात करें, जरी का तार कल्लाबत्तू या सुनहरे रंग का होता है। बादला जरी की कढ़ाई करने वाला यंत्र क्या कहलाता है, बादला कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, बादला कहलाता है। यहां तक किसी को भी कोई समस्या हो तो पूछ सकता है, कोई पर्सन हो तो कमेंट मुझे कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। तो अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हस्तकला से संबंधित कुछ बातें अन्य हैं जो अपने कर लेते हैं। नंबर 1 बात, हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिए, कलाकारों को प्रोत्साहन देने के लिए जवाहर कला केंद्र की स्थापना की गई। और जवाहर कला केंद्र की स्थापना कहां होती है, जयपुर में। कब होती है, अप्रैल 1993 में। ध्यान रखना, जवाहर कला केंद्र कहां है, ये जवाहर कला केंद्र जयपुर में। स्थापना कब हुई, अप्रैल 1993 में। इसकी स्थापना कब हुई, अप्रैल 1993 में। ये लिख लीजिए आप, मैं पानी पी लेता हूं, पानी पी।
और इसका उद्घाटन जो किया था वो हमारे राष्ट्रपति शंकर दयाल जी ने किया था, राष्ट्रपति थे ये। शंकर दयाल जी ने, हमारे राष्ट्रपति ने किया था, श्री शंकर दयाल जी। नेक्स्ट इसकी बात करें तो इसका जो जवाहर कला केंद्र है, इसका वास्तुकार कौन था? तो वास्तुकार था भी चार्ल्स कोरिया। चार्ल्स कोरिया इसका वास्तुकार था, चार्ल्स कोरिया। नेक्स्ट, हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिए, हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए यानी ज्यादा से ज्यादा कलाकार इसके प्रसिद्ध हो तो शिल्पग्राम की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? शिल्पग्राम। और शिल्पग्राम की स्थापना की गई कहां? उदयपुर में। कहां की गई स्थापना? शिल्पग्राम की उदयपुर में। ध्यान रखना, हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए शिल्पग्राम की जो स्थापना है वो कहां की गई थी? उदयपुर में। जवाहर कला केंद्र कहां है? जयपुर में। और इसकी स्थापना अप्रैल 1993 में। उद्घाटन किसने किया था? शंकर दयाल जी ने किया था। वास्तुकार कौन है इसका? चार्ल्स कोरिया। हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए शिल्पग्राम की स्थापना कहां हुई थी? उदयपुर में हुई थी। नेक्स्ट है आपका, इसके लिए एक राजस्थान राज्य हथकरघा राजस्थान राज्य हथकरघा विकास, ये दोबारा लिखना भी, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड, निगम लिमिटेड संस्था, राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड जो संस्था है, इसकी स्थापना 1984 में हुई। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 के अंदर। और का 1984। ये आप नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लेना है वो ले लीजिए भी। नेक्स्ट अपने आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हस्तशिल्प, कागज, हाथ से कागज, हस्तशिल्प कागज संस्थान। ये कहाँ है जहां हाथ से कागज बनाया जाता है? सांगानेर, जयपुर में। सांगानेर। और कहाँ पड़ता है आपका? जयपुर। सांगानेर कहाँ पड़ता है? जयपुर में। ये स्क्रीनशॉट आप कंप्लीट ले लो, फिर आगे 2-3 बातें और है वो करेंगे। देखो 2-3 संस्थाएं और थी, अर्बन होट बाजार और ग्रामीण होट बाजार है, इनकी भी स्थापना हुई हस्तकला के कलाकारों के लिए या हस्तकला को बढ़ावा देने के लिए। तो ये कहाँ है? नंबर 1 अर्बन होट बाजार। यहाँ हस्तकला, हाथों से बनी हुई वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेचा और खरीदा जाता था। इस प्रकार का प्रोग्राम अर्बन होट बाजार। ये कहाँ? जोधपुर। अर्बन होट बाजार कहाँ है? जोधपुर में। लिख लेना। इस अर्बन होट बाजार यानी प्रथम कहाँ शुरू हुआ? जोधपुर में। इसमें केंद्र व राज्य
दोनों का अनुपात कितना है राज्य सरकार का? 70-30 का अनुपात रहता है। नेक्स्ट, ग्रामीण होट बाजार। होट बाजार, जो ग्रामीण कलाकार है उनको बढ़ावा देने के लिए ग्रामीण होट बाजार की स्थापना हुई। ये राजस्थान के 10 जिलों के अंदर होगी। कितने जिलों में? 10 जिलों में। कितने जिलों में हुई थी? 10 जिलों में। इसमें केंद्र और राज्य की भूमिका कितनी है? केंद्र व राज्य, इसके अंदर रहेगा आपका, केंद्र का रहेगा यहाँ 75 व राज्य का रहेगा 25, 75 व 25। ग्रामीण होट बाजार की स्थापना कितने जिलों में हुई थी? 10 जिलों के अंदर हुई थी। तो ये आपका हस्तकला से संबंधित कुछ बातें आ गई। और नेक्स्ट जो पीडीएफ है वो मैं आपको सेंड कर दूंगा, जैसे शोंगनी नस्वार कहाँ की प्रसिद्ध है, रेडियो कहाँ के प्रसिद्ध है, उन्नी बरड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है। तो ये अपने हस्तकला का जो चैप्टर है ये कंप्लीट होता है और ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच। ओके, ऑल द बेस्ट।